तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। So this All India Household Consumer Expenditure Survey, this is conducted by National Statistical Office NSO। पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सर्वे है ये कौन रिलीज़ करता है। सो दिस इज़ कंडक्टेड बाय NSO एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है। एंड दिस सर्वे बेसिकली एस्टिमेट्स द पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग इन इंडिया। ना ये जो पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग की जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे बेसिकली इंडिया के अंदर जो पावर्टी एस्टीमेट्स हैं, जो पावर्टी लेवल्स हैं, उनको यहाँ से एस्टीमेट किया जाता है। फर्दर हमारे जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं लाइक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे भी यहाँ से रिव्यू किया जाता है। सो दिस consumer expenditure survey, it is very important to have an estimate on our per capita household spending, which is ultimately used to estimate the poverty levels in India. However, India में ये जो सर्वे है ये 2011 एंड 2012 ये लास्ट सर्वे ईयर था। इसके बाद से ऑल इंडिया कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज़ नहीं किया गया। However, 2017 और 2018 ईयर में सर्वे को कंडक्ट करवाया गया था, बट इस सर्वे को जंक आउट कर दिया गया था सेइंग दैट इट हैज़ डाटा क्वालिटी इश्यूज़। तो याद रखेंगे कि फ़िलहाल जो हमारे पास सर्वे आ रहा है ये लास्ट 2011-12 का आया हुआ है, एंड उसके बाद अभी फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस सर्वे में will be able to get the estimates of household monthly per capita consumer expenditure, and along with this we'll also be able to understand the distribution of household and person over the different estimates of household monthly per capita consumer expenditure। एंड ये जो रिजल्ट्स आने वाले हैं इसमें रूरल और अर्बन एरियाज़ के जो डाटाज हैं उनको सेपरेट रखा जाएगा। ऑल्सो किस तरह का स्पेंडिंग पैटर्न चल रहा है हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में, और इवन हमारे जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं उसको भी यहाँ पे साइड किया जाएगा। तो पहली चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सर्वे है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ये करता क्या है। हर 5 साल के बाद इसे कंडक्ट करवाया जाता है बाय NSO, एंड इससे इंडिया के जो पावर्टी लेवल्स हैं और जो कंजम्पशन पैटर्न चल रहा है और जो जीडीपी का जो रीबेस कैलकुलेशंस होती हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। एंड दिस ईयर इट इज़ अ बिग डील क्योंकि जो लास्ट सर्वे जो कि पब्लिक किया गया था दैट वाज कंडक्टेड इन 2011 एंड 12, एंड इतना बड़ा पॉज इसलिए आया क्योंकि 2017-18 का जो सर्वे था उसे रिलीज़ नहीं किया गया सेइंग दैट इट हैज़ डाटा क्वालिटी इश्यूज़। So this consumer expenditure survey, it becomes important for our prelims point of view। कुछ points जो कि आपको पता होने चाहिए वो हम यहाँ से clear कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ you should know that this consumer expenditure survey, this is a quinquennial survey। बहुत important है, याद रखेंगे। क्विनक्वेनियल सर्वेज हम उनको कहते हैं जो कि हर 5 साल के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो सर्वेज विच आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 year दे आर कॉल्ड एज क्विनक्वेनियल सर्वे। एंड इसे कंडक्ट कौन करता है? दे आर कंडक्टेड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस which comes under the National Statistical Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation। So NSSO जो कि बेसिकली हमारा जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है ये इसको रिलीज़ करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखेंगे NSO। अगर आपसे कोई पूछे इस सर्वे से पता क्या चलता है तो इसका नाम दोबारा देखें, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। तो बेसिकली हमारी जो कंजम्पशन के ऊपर जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं वो हाउस होल्ड में किस तरह का पैटर्न चल रहा है ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल। और हमने देख लिया कि इस बार तो स्टेट वाइज आने वाला है, यूटी वाइज आने वाला है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाइज आने वाला है। तो हमारे कंजम्पशन स्पेंडिंग पैटर्न के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ से हमारा जो एवरेज एक्सपेंडिचर हो रहा है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज उसका हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है।
It basically help us to estimate the monthly per capita consumer expenditure. Very 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 important. यहाँ से हमें monthly per capita consumer expenditure भी पता चलता है, as well as the distribution of the household and the persons over this different classes, monthly per capita consumer expenditure classes. तो ओवरऑल हमारे इंडियन इकोनॉमी में जब ये सर्वे रिलीज़ होता है तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये जानना भी ज़रूरी है. सो जनरली अगर हम देखें तो इससे हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में क्या डिमांड डायनेमिक्स चल रही हैं वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, द ऑन गोइंग डिमांड डायनेमिक्स ऑफ आवर इकोनॉमी. एंड इसी के साथ साथ अगर हमारी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स दैट वी आर कंज्यूमिंग, तो वो भी यहाँ से हमें पता चलता है. एंड इट बेसिकली प्रोवाइड्स द पॉइंटर्स टू द प्रोड्यूसर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ सर्विसेज कि जो अब कंज्यूमर्स हैं वो किस तरह की गुड्स ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं. तो एक अच्छा पॉइंटर रहता है प्रोड्यूसर्स के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए. एंड यहाँ से हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है हम उसे भी असेस कर सकते हैं. एंड किस तरह से हमारे कंट्री में जो मल्टीपल स्ट्रेटा है वहाँ पे ग्रोथ ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं वो भी हमें इस सर्वे के थ्रू इंडिकेट होता है. तो ये तो जनरल सिग्निफिकेंस है इस सर्वे की. अगर हम पॉलिसी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ये एनालिटिकल भी है और एक फोरकास्टिंग टूल भी है. इससे गवर्नमेंट जो प्लानिंग करती है इन टर्म्स ऑफ द इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज़, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग के अंदर हेल्प करती है. इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स आ रही हैं इससे पॉलिसी मेकर्स भी जो स्ट्रक्चरल अनोमलीज़ हैं उनको स्पॉट कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं. ऐसी स्ट्रक्चरल अनोमलीज़ जो कि मेनली डिमांड शिफ्ट की वजह से आई हैं, पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है या फिर कंट्री का कोई रीजनल डिवीजन है जहाँ पे हमें शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो आप उसे भी एड्रेस यहाँ से कर सकते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रीबेस द GDP. we can we rebase our GDP on the basis of this and other macroeconomic indicators. एंड यहाँ से एक और चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन इकोनॉमी की पिक्चर को समझते हैं. लास्ट जब ये सेंसस ये जो सर्वे जब रिलीज़ हुआ है, दिस वाज रिलीज्ड इन ईयर 2011 एंड 12. तो तब इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से पैरामीटर्स को रिफ्लेक्ट किया गया उसे देख लेते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमारा 2022 एंड 23 ईयर में करंट जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे रिलीज़ होगा हम उसमें आने वाला चेंज समझ सकें. ना सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट द अर्बन एंड रूरल एक्सपेंडिचर. अर्बन एंड रूरल एक्सपेंडिचर, तो लास्ट 2011-12 के सर्वे में ये देखा गया कि जो एवरेज अर्बन मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है दैट वाज अराउंड 2,630 रुपीज़. एंड इसको अगर हम कंपेयर करें तो रूरल एरियाज़ में जो मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर था दैट वाज अराउंड 1,430 रुपीज़. तो बेसिकली जो अर्बन हमारा जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर था दैट वाज 84% हायर देन दैट ऑफ द रूरल एक्सपेंडिचर. एंड ये काफ़ी नोटिसेबल हमें यहाँ पे रूरल अर्बन डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं रिलेटेड टू द स्पेंडिंग एज वेल. स्पेंडिंग में भी अगर हम सीरियल्स के ऊपर स्पेंडिंग देखें तो अर्बन जो शेयर था दैट वाज 6.7%, रूरल शेयर हमारे पास 10.8% था. रेंट की अगर हम बात करें तो अर्बन में 6.2% शेयर जा रहा था और रूरल में 8.5% ऑफ द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यहाँ पे जा रहा है. एजुकेशन की अगर हम बात करें तो अर्बन में 7% ऑफ द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज गोइंग टूवर्ड्स एजुकेशन एंड रूरल एरियाज में 3.5% की तरफ जा रहा था. ये एक पिक्चर है रूरल और अर्बन एक्सपेंडिचर की. यहीं पे अगर हम फूड के ऊपर देखें तो जो हमारा फूड है टोटल जितना हमारा एवरेज रूरल इंडियन हाउस होल्ड की जो कंजम्पशन होती है उसका 53% फूड में जाता है. दिस वाज शोन इन 2011-12 सर्वे. लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में
42.6% of their consumption budget was accounted towards food. तो इंडियन हाउस होल्ड, रूरल इंडियन हाउस होल्ड में उनका 53% फूड की तरफ जा रहा है, एंड अर्बन हाउस होल्ड में 42.6% जो एवरेज कंजम्पशन बजट है वो फूड की तरफ डायरेक्ट हो रहा है. यहाँ से जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो हम देख सकते हैं. देयर वाज अ शार्प वेरिएशंस बिटवीन स्टेट. ऐसी स्टेट्स जिनकी जो सोशो इकोनॉमिक इंडाइसेस हैं दे आर बेटर, and those states who are still aiming to improve their socio-economic indices, इन सभी states के अंदर जो वेरिएशन था वो काफ़ी बड़ा था. इस पूरे सर्वे से जो हाईलाइट निकलता है दैट इंडिकेट्स अस टुवर्ड्स द अर्बन रूरल डिवाइड, एंड देयर वाज अ गैप बिटवीन हायर स्पेंडिंग एंड द लोअर स्पेंडिंग ग्रुप्स. ये हमारी इकोनॉमी की पिक्चर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ 2011 एंड 12 ने रिफ्लेक्ट की थी. तो अब 2011 और 12 के सर्वे के बाद हमारा नेक्स्ट सर्वे 2022 एंड 23 की पिक्चर रिफ्लेक्ट करने वाला है. ये कुछ 11-12 साल का फ़र्क है इन दोनों राउंड्स के बीच में. Now these surveys they form the basis to estimate inequality in India as well. एंड इन सर्वे को इवन यूज़ करके हमारा जो लेट्स से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसे एडजस्ट किया जाता है, जीडीपी डाटा जो है उसे एडजस्ट किया जाता है. तो जो लास्ट हमारा 2017 का जो सर्वे था उसे स्क्रैप जब किया गया है, इसका मतलब जो हमारे जो की स्टैटिस्टिक्स हैं इनकी जो अपडेट है वो भी डिले हुई है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए that the scrapping of this 2017 survey was even against the IMF's obligations. ये इवन IMF की जो इंडिया की जो obligations हैं ये इसके भी against था, because India is the subscriber to IMF's special data dissemination standard. Very important. India is a subscriber of IMF's special data dissemination standard, and therefore India is obliged to follow good practices in 4 areas in disseminating the macroeconomic statistics. ये जो सिग्नेटरी हैं हम इस IMF के स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड से, तो इससे इंडिया ऑब्लाइज हो जाता है कि हमारे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स आएंगे वहाँ पे ये जो 4 एरियाज़ हैं उनको अच्छे से रिफ्लेक्ट किया जाएगा. कौन कौन से 4 एरियाज़? यहाँ पे सबसे पहला जो एरिया आता है दैट टॉक्स अबाउट द कवरेज, द periodicity and the timelines of the data. तो यहाँ पे हमारी periodicity ब्रेक हो गई, टाइमलाइन ब्रेक हो गई, and then there should be public access to those datas. Now सर्वे तो हुआ लेकिन वो जो डाटा था उसे पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया गया. And then there is the area of data integrity. We need to maintain data integrity, and along with this we need to maintain data quality. तो ये एक ऐसे एरियाज़ हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स के जो कि गुड प्रैक्टिसेस के अंदर कवर होते हैं. एंड इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू IMF, सो इंडिया को ये चारों चीज़ें पूरी करना इंडिया ऑब्लाइज्ड है. इससे पहले भी IMF ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी विच वाज द IMF's एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट. IMF's एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट. ये रिपोर्ट 2018 की हम बात कर रहे हैं. इस रिपोर्ट में भी ये फ्लैग किया गया था दैट इंडिया इज़ डिलेइंग द रिलीज ऑफ इकोनॉमिक डाटा. इंडिया के जो डिलेज हैं उसको इस रिपोर्ट के अंदर इवन फ्लैग किया गया था. Now by not releasing the consumer expenditure survey the last one 2017 survey, the country has risked the IMF special data dissemination standard obligations. ये पूरी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए. So
गवर्नमेंट कैन रिलीज द डाटा वाइल एक्नॉलेजिंग देयर लिमिटेशंस। ये कहा जाता है कि जो लास्ट डाटा था उसके अंदर जो इनइक्वालिटी थी या फिर जो ड्रॉप था मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। 1972 और 73 के कंपैरिजन में दिस वाज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप, पर इसे रिलीज़ नहीं किया गया। सो गवर्नमेंट कैन रिलीज द डाटा वाइल एक्नॉलेजिंग इट्स लिमिटेशन. Suppressing the data will only further erode its credibility, and government should realize that they should release a reliable and timely availability of data, because this is the bedrock of sound policy making, and if there is any doubt over the official data, it weakens the credibility of the entire institutional setup. So after the scraping of the last one, now India is all set to release the All India Household Consumer Expenditure Survey for the year 2022 and 23. So moving ahead, our next news article is related to Sustainable Development Goals. So for the localization of the Sustainable Development Goals, Union Ministry of Panchayati Raj and UNDP, United Nations Development Programme, they have signed an agreement. Ministry of Panchayati Raj और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. दिस एग्रीमेंट इज़ टू कोलैबोरेट इन द एरियाज ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड टू स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दे हैव बीन अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ऑल अक्रॉस द रूरल इंडिया. रूरल इंडिया की बात करें तो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ हम जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो भी अचीव कर सकते हैं. एंड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दे प्ले दिस क्रिटिकल रोल. नाउ अगर हम यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, सो इन गोल्स को भी हम तभी अचीव कर पाएंगे अगर हम एक्टिवली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस गोल की अचीवमेंट में इन्वॉल्व करेंगे. एंड इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी कोलैबोरेटिव सपोर्ट दी है, जिसके साथ कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जो एंगेजमेंट है वो इंक्रीज़ होगी, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनकी मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन हो पाएगी, स्पेशली एट द ग्रास रूट. ऑल्सो अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 65% ऑफ आवर इंडियाज़ पॉपुलेशन इट लिव्स इन रूरल एरिया, एंड देयरफॉर इवन सेंटर इज इंक्रीजिंगली रूटिंग द फंड्स ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम लाइक सैनिटेशन, हाउसिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द रूरल लोकल बॉडीज़. जब 65% इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रह रही है तो सोशल सेक्टर स्कीम्स भी रूरल लोकल बॉडीज़ के थ्रू ही इम्प्लीमेंट हो रही है. And our goal is to achieve the sustainable development goals by 2030. And ये तभी हो पाएगा जब हम जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो लोकल सिचुएशन है, उसे कंसिडर करेंगे. तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और UNDP की जो पार्टनरशिप हुई है, इससे लोकल पैरिटीज़ को टॉप पे रखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एजेंडा. एंड इससे जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है प्रोग्राम्स की, उसे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा. एंड इस एग्रीमेंट के अंदर नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टू स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, इसको लेकर UNDP मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ कोलैबोरेट करेगा. तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर अस. सो द डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Sustainable development की हम जब भी बात करते हैं तो हमें हमेशा वो एक ऐड याद आती है जब एक बच्चा रेड लाइट पे खड़ा होता है अपने पापा के साथ इन अ कार एंड दैट चाइल्ड सेज दैट मैं बड़ा होके साइकिल का बिजनेस करूँगा. रीज़न बीइंग कि जिस तरह से पेट्रोलियम फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, जब तक मैं बड़ा होऊंगा ये फॉसिल फ्यूल्स बचेंगे ही नहीं, गाड़ियाँ चलेंगी ही नहीं, विल बी बैक टू साइकिल्स. तो मैं बड़ा होकर साइकिल का बिजनेस शुरू करूँगा. एटलीस्ट फॉर मी
छोटे होते हुए जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचा तो दिस एडवर्टीजमेंट लेफ्ट अ मार्क इन माई माइंड. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दिस ओनली कि हमारी जो प्रेजेंट नीड हैं हम उनको भी पूरा कर सकें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर दिस इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन एज वेल. ये जो डेफिनेशन है, ये जो हमारी ब्रंटलैंड कमीशन जो था उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसे दिया था. दिस वाज गिवन बाय द ब्रंटलैंड कमीशंस रिपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में स्टडी करते हैं. इनकी रिपोर्ट आई थी आवर कॉमन फ्यूचर, एंड 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकेम अ मेजर टॉपिक. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें कुछ इस तरह के एफर्ट्स करने हैं कि हम एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और एक रेजिलिएंट फ्यूचर बना सकें फॉर आवर पीपल एंड एज वेल एज फॉर द प्लैनेट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 बड़े एलिमेंट्स हैं. दे आर 3 कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दे आर इकोनॉमिक ग्रोथ, social inclusion and environmental protection. Economic growth, social inclusion and environmental protection. Economic growth अगर हमारी sustainable होगी, if we'll be able to achieve a sustainable livelihood and we'll be living in harmony with the nature, with our appropriate technology, these are important for sustainable development. Environmental sustainability से शुरू करते हैं. इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी में जब सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इट प्रिवेंट्स द नेचर फ्रॉम बीइंग ओवर यूज्ड, और हम उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको इनएग्जॉस्टिबली ना यूज़ कर लें. वी नीड टू इंश्योर इट्स प्रोटेक्शन एंड देयर रैशनल यूज़. एंड इस केस में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, सेविंग वाटर, सस्टेनेबल मोबिलिटी, इनोवेशन इन सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर, ये सब इंक्लूड होता है जिससे कि हम हमारे रिसोर्सेज को ओवर एग्जॉस्ट ना कर सकें. देन कम्स सोशल सस्टेनेबिलिटी. सोशल सस्टेनेबिलिटी में जेंडर इक्वालिटी हो, देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़, कल्चर, जिससे हम एक फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके. वी शुड हैव हेल्थ केयर, एजुकेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब. देन कम्स economic sustainability. This mainly focuses on equal economic growth that is generating wealth for all without harming the environment. Investment, equal distribution of economic resources so that we could eradicate poverty in all of its forms and dimensions. So, to bring this sustainable development in mainstream, United Nations launched 2030 agenda. United Nations launched 2030 agenda for sustainable development and sustainable development goals. ये जो एजेंडा है दिस इज़ यूनिवर्सल. इसमें इंटीग्रेटेड और ट्रांसफॉर्मेटिंग एजेंडा रखे गए हैं जिससे कि हमारे जो एक्शंस हैं वो स्पर अप हो सके, सो दैट वी कुड एंड पॉवर्टी एंड वी कुड बिल्ड मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट 15 years. यहाँ पे हमारे पास 17 गोल्स हैं और इन 17 गोल्स में 169 टारगेट स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है. और इन गोल्स को अचीव करने के लिए सभी फ्रंट्स को अपना रोल प्ले करना होगा, बी इट गवर्नमेंट्स, बी इट बिजनेस, सिविल सोसाइटीज़, पीपल, एवरीवेयर ऑल हैव टू प्ले देयर रोल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं इनको आज याद कीजिएगा. और एक और चीज़ नोट कीजिएगा दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लीगली बाइंडिंग नहीं है. एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं मेजर गोल्स से. आर गोल नंबर 1 इज़ टू एंड पॉवर्टी, नो पॉवर्टी. गोल नंबर 2 इज़ अबाउट ज़ीरो हंगर. 3 इज़ अबाउट गुड हेल्थ एंड वेलबींग. 4 इज़ अबाउट क्वालिटी एजुकेशन. 5 talks about gender equality. 6th is about clean water and sanitation. 7th goal is about affordable and clean energy.
8th is about decent work and economic growth. 9th is about industry, innovation and infrastructure. 10th is about reduced inequalities. 11th is about sustainable cities and community. Then 12th is about responsible consumption and production. 13 is climate action. 14 is life below water. 15th is life on land. And 16th is peace, justice and strong institutions. And 17th is partnerships for the goals. तो ये रोज़ाना इनको देखिए, इन गोल्स को समझिए एंड आज के इस आर्टिकल से एक और चीज़ को फिर से रियलाइज़ कीजिएगा that what could be the role of Panchayati Raj institutions in localizations of the Sustainable Development Goals. Have a thought on this. So moving ahead, our next news article is about India's first carbon neutral Panchayat. Well, yes, Pali village in Samba district of Jammu and Kashmir has become the first Panchayat in India to become carbon neutral. This Panchayat is fully powered by solar energy. And recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated a 5 kilowatt solar plant in Pali as well. And during this inauguration, Prime Minister Narendra Modi referred to the Glasgow Climate Change Conference, where we made focus on reducing the carbon generation. And Prime Minister Narendra Modi also said that the Pali village has formed a living example to the Glasgow Pledge, and it's a major step towards making India carbon neutral. So now let's understand what is carbon neutrality. This topic is very important. आप अपने environment and ecology की classes में carbon neutrality के बारे में पढ़ते हैं. थोड़ा सा इसका background check करते हैं. So in 2015 at the United Nations Climate Change Conference, an agreement was reached जिसे हम Paris Agreement कहते हैं, and this agreement was to move towards carbon neutrality by the second half of 21st century so that we can mitigate the effects of climate change. And यहाँ पे carbon dioxide की emission, this is one of the main cause of climate change. तो जब से ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, humanity has made increasing use of carbon which was trapped inside the fossil fuels, चाहे वो कोल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स थे जहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर था. बट व्हेन वी बर्न्ड ऑल ऑफ दिस, वी रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एनवायरनमेंट. एंड मई 2019 में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है, it has reached to 415 parts per million. Carbon dioxide, along with other greenhouse gases, they basically trap the solar radiations and then they warm the earth's surface. Global warming के effect हम already देख रहे हैं. It is more catastrophic, more frequent severe droughts, extreme storms, heat waves, rising sea level, thawing of glacier, loss of biodiversity. These are some major consequences of global warming. Now यहाँ से, because आज के इस आर्टिकल में कहा गया है कि पाली इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बन न्यूट्रलिटी. तो इसे लेकर IPCC ने कार्बन न्यूट्रलिटी को हम नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज नेट ज़ीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन. It refers to only carbon dioxide emission, and this is a state of balance between carbon dioxide that is emitted in the atmosphere and the carbon dioxide that is removed from the atmosphere. तो जब हमारे पास balance आ जाएगा with the carbon dioxide that is emitted, and then if it matches with the carbon dioxide that is removed from the atmosphere, this condition is called as carbon neutrality. कार्बन न्यूट्रलिटी से ही मिलती जुलती हमारे पास और भी टर्म्स आती हैं, जैसे कि नेट ज़ीरो एमिशन. नाउ जब हम नेट ज़ीरो एमिशन टर्म यूज़ करते हैं, इट बेसिकली इंक्लूड्स ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस. इसके अंदर सभी ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्लूड किया जाता है. एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी,
नेट ज़ीरो एमिशन में when we have the balance between greenhouse gases that are emitted and the greenhouse gases that are removed from the atmosphere within a certain period of time, this condition is called as net zero emission. And then we also have climate neutrality. एक और टर्म आती है हमारे पास climate neutrality. यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम ग्रीन हाउस गैसेस को भी रिड्यूस करेंगे, 0.0 पे लेकर आएंगे टिल द पॉइंट जितने भी हमारे जो ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट के ऊपर, उन सभी को हम यहाँ पे निगेट नहीं करते थे. तो कार्बन न्यूट्रलिटी को हम नेट ज़ीरो और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से डील करती है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है. वेल, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. Venkaiah Naidu, he has said that there is a need to amend the anti-defection law and to plug the existing loopholes in this particular legislation. तो anti-defection law के अंदर basically anti-defection law है क्या और इसके क्या loopholes हैं, उनको यहाँ पे किस तरह amend किया जाए, that has been given in this particular article. तो सबसे पहले समझते हैं कि anti-defection law क्या है. So using the anti-defection law, it basically punishes those member of parliament, MPs or MLAs that for leaving one party for the other, जो कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं. इस तरह के MPs और MLAs को पनिश करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है. पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस लॉ को ऐड किया एज दी 10th शेड्यूल. ये 10th शेड्यूल के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है इन 1985. एंड इसका पर्पस यही था कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सके. सो दैट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट्स, बाय डिस्करेजिंग द लेजिस्लेटर्स फ्रॉम चेंजिंग देयर पार्टीज, Parliament added it to the Constitution as the 10th schedule in 1985. 10th schedule, जिसको popularly हम Anti-Defection Act भी कहते हैं, this was added by 52nd Constitutional Amendment Act 1985. And यहाँ पे किस तरह elected members की disqualification हो सकती है on the basis of grounds of defection to another political party, इन provisions को यहाँ पे set किया गया. And this was basically the response of toppling of multiple state governments by party hopping MLAs. 1967 के general elections के बाद there was so much party hopping going on, जिसकी वजह से जो state governments हैं वो topple up होती जा रही थी. तो इससे डील करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया. However, it allows a group of MPs or MLAs to join with another political party. अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग रहा है. However, अगर कोई ग्रुप ऑफ MPs और MLAs किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं या मर्ज करते हैं, they can do that without inviting the penalty from defection. And it does not penalize the political parties for encouraging or accepting such defecting legislators. ऐसा कैसे? इंडिविजुअल अगर करेगा तो पनिशेबल होगा, लेकिन ग्रुप अगर करेगा तो वो पनिशेबल नहीं है. बिकॉज एज पर द 1985 एक्ट, इफ देर इज डिफेक्शन बाय 1/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर, अगर 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स डिफेक्शन कर रहे हैं तो दिस इज नॉट टेकन एज दैट दे आर डिफेक्टिंग, rather this is taken as a merger. This is taken as the merger of the political party. However, 91st Constitutional Amendment Act 2003 में इस 1/3 को चेंज करके कर दिया गया 2/3. So now at least we need 2/3 of the members जो कि किसी और पार्टी में अगर जा रहे हैं, so that is considered to be as merger and this is valid in the eyes of law. तो पहले 1985 के एक्ट के अकॉर्डिंगली 1/3 था, लेकिन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ये चेंज होकर 2/3 मेंबर्स हो गए हैं. नाउ ऐसे मेंबर्स जिनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है यूजिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ,
they can stand for elections for any political party or for a seat or for the same house. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, जिस पे बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, कि इस डिसक्वालिफिकेशन को लेकर जो डिसीजंस लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दे आर रेफर्ड टू चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस. तो ये जो डिसीजन है ये कौन लेगा? स्पीकर लेगा या फिर चेयरमैन लेगा. और एक और चीज़ याद रखेंगे, दिस इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. इसे लेकर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है. सो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं डिसक्वालिफिकेशन के, इसमें सबसे पहले तो इंक्लूड होता है कि अगर कोई इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देता है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज लोगों ने जब वोट किया है तो पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट किया है, तो अगर कोई इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरली अपनी मेंबरशिप गिव अप कर देता है तो दैट इज़ ऑल्सो ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन. अगर कोई डायरेक्शन पॉलिटिकल पार्टी ने इशू की थी and the member either votes against it or abstains from voting contrary to any direction which was given by the political party, and इसे भी as a ground लिया जा सकता है as a pre condition for this disqualification. जो इनकी abstention है voting से, that should not be condoned by the party. And if any independent elected member they join any political party, कोई independent था लेकिन उन्होंने बाद में political party join कर ली, तो उनको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. एंड इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 months के बाद फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. नाउ देयर आर मेनी लूप होल्स, देयर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू दिस एंटी डिफेक्शन लॉ. सबसे पहले तो कहा जाता है कि इस एंटी डिफेक्शन लॉ की इनैक्टमेंट के बाद एमपीज़ और एमएलएज़ को अपनी जो पार्टी के जो डायरेक्शंस हैं, दे हैव टू फॉलो दोज डायरेक्शंस ब्लाइंडली, एंड देन दे हैव नो फ्रीडम टू वोट अकॉर्डिंग टू देयर जजमेंट, एंड देयरफॉर इट इज़ अंडरमाइनिंग द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ड्यू टू दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, there is a chain of accountability that has been broken by making legislators accountable primarily to their political party. पहली चीज़ तो ये. Then there is a controversial role of speaker. जब speaker की बात आती है, speaker is usually from the ruling party. And there are incidences जहाँ पे speaker ने disqualification के जो cases हैं उनके ऊपर decision लेने में delay किया है. There could be no recognition of split as well. Now, due to 91st Amendment, anti-defection law created an exception for the anti-defection rulings. अब इस amendment में it does not recognize a split in the legislature party. Rather they recognize the merger. Merger को recognize कर लिया लेकिन split को recognize नहीं किया. Then there is subversion of the electoral mandate as well. Defection is basically subversion of electoral mandate. ऐसे legislators who got elected on the ticket of one political party, but they then shift to the another one due to the any reason, तो इससे जो electoral mandate है उसका भी subversion होता है. And this also affects the functioning of the government. There's an infamous slogan related to this, आया राम गया राम. ये 1960s में कंटिन्यूसली डिफेक्शंस के बाद जो लेजिस्लेटर्स का जो हाल था उसके लिए स्लोगन यूज़ किया गया था, आया राम गया राम. जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंस्टेबिलिटी के शेप में रहती हैं, एंड दिस अल्टीमेटली अफेक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन. एंड देन लास्टली दिस डिफेक्शन ऑल्सो प्रमोट्स हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ लेजिस्लेटर्स, those who can clearly go against the mandate of the democratic setup. तो इसे लेकर सजेशंस जो दिए जाते हैं मेनली एक तो बड़ा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया है दैट इट शुड बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी इन डिफेक्शन केसेस. इलेक्शन कमीशन को डिसाइडिंग अथॉरिटी बनाया जाए. देन देयर इज ऑल्सो एन आर्ग्यूमेंट कि जो प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर्स हैं उनको डिफेक्शन की पटिशन सुननी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि पार्लियामेंट को एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए विच शुड बी हेडेड अप विद रिटायर्ड जज और हायर जुडिशरी, जो कि डिफेक्शन के केसेस को डिसाइड करें काफ़ी स्विफ्टली और इम्पार्शली.
So some commentators have said that this law has failed and they have recommended the removal of this law. And even the former Vice President Hamid Ansari has suggested that it applies only to safe governments in no confidence motion. So, if we move ahead, if we are talking about government stability, it is an issue. Now, because people are defecting from their parties, the answer is for parties to strengthen their internal democracy. So that is it. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. हमने आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस किया. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. मीनवाइल इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड आप MCQ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट विल बी मेड अवेलेबल टू यू. So that is all for today. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.